नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की स्वतंत्रता में किसका सबसे बड़ा हाथ था। तो इसमें सबसे पहले आता है बाहरी कारण। बाहरी कारण के अंदर अडोल्फ हिटलर, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा उधम सिंह जी। सेकंड आता है आंतरिक कारण। आंतरिक कारण के अंदर बॉम्बे नौसेना का विद्रोह शामिल है। देखिए, भारत समेत पूरी दुनिया में फैले अंग्रेजी साम्राज्य के पतन को हिटलर ने सुनिश्चित किया था। अगर आप 1947 से 1950 का टाइम पीरियड देखते हैं तो ब्रिटेन ने भारत समेत अपने दर्जनों उपनिवेशों से बोरिया बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और यह सिलसिला 1958 तक चलता रहा। 6 साल तक चले सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटेन अपने लाखों सैनिक गंवा चुका था और फाइनेंशियली रूप से भी बेहद घाटे में था। अब इतने फैले हुए साम्राज्य को संभालने के लिए जिस ताकत की जरूरत थी, अब वो ब्रिटेन के पास नहीं बची थी। तो पहला बड़ा कारण हिटलर था जिसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को अंदर तक तोड़ दिया था। हिटलर एक क्रूर शासक था, लेकिन उसकी क्रूरता भारत के लिए वरदान साबित हुई। अगर हिटलर ने ब्रिटेन को युद्ध में नहीं खींचा होता और इतने लंबे समय तक उसे युद्ध में उलझाकर नहीं रखता तो शायद भारत आज भी गुलाम होता। भारत में सिर्फ 1 लाख अंग्रेज थे, लेकिन वे सब हथियारबंद थे और सिर्फ इसी वजह से 40 करोड़ भारतीयों को 200 वर्षों तक गुलाम बनाकर रख पाए। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण अंग्रेजों को हिटलर से लड़ने के लिए भारतीय नागरिकों को बड़े पैमाने पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना पड़ा। भारत में हथियार बनाने की फैक्ट्री लगानी पड़ी और बड़े पैमाने पर भारतीय युवाओं को सेना में शामिल करना पड़ा। इस तरह हिटलर ने इनडायरेक्टली अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था कि वो भारतीयों को वेपनाइज करें। जापान के हारने के बाद भी राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में आजाद हिंद फौज न सिर्फ लड़ रही थी बल्कि जीत भी रही थी। आजाद हिंद फौज की सफलता ने भारत के क्रांतिकारियों में ये विश्वास पैदा कर दिया कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है। बाद में जब अंग्रेजों ने हवाई जहाज से बमबारी शुरू की तो आजाद हिंद फौज हारने लगी थी, लेकिन राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के गायब होने के बावजूद आजाद हिंद फौज के काफी सैनिक बच गए थे और भारत में भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर विद्रोह की योजना बना रहे थे। महात्मा उधम सिंह जी ने 1940 में लंदन जाकर माइकल डायर को गोली मारी थी। उस टाइम ब्रिटेन में काफी भारतीय रह रहे थे और अंग्रेजों को अपने ही घर में डर सताने लगा था। उन्हें महात्मा उधम सिंह जी ने यह महसूस करा दिया कि अब अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड में भी सुरक्षित नहीं है। बॉम्बे नौसेना विद्रोह। भारतीय युवाओं को बड़े पैमाने पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना, आजाद हिंद फौज द्वारा आक्रमण, भारत में हथियारों का उत्पादन और ब्रिटेन सेना की कमजोर कंडीशन का परिणाम ये हुआ था कि भारत के सैनिक और क्रांतिकारियों को ये लगने लगा कि अगर हम इस टाइम 1857 की तरह विद्रोह कर देते हैं तो ब्रिटेन सेना इसको संभाल नहीं पाएगी। और इसका साक्ष्य दिसंबर 1946 के बॉम्बे नौसेना विद्रोह में देखने को मिला। नेवी रिवोल्ट सक्सेसफुल रहा और क्रांतिकारियों ने बिना किसी विशेष प्रतिरोध के बॉम्बे प्रोविंस पर कब्जा कर लिया था। इस विद्रोह को जब अंग्रेज दबा नहीं पाए तो जवाहरलाल और गांधी ने नौ सैनिकों से हथियार डालने की अपील की, लेकिन 9 सैनिकों ने गांधी की बात मानने से इनकार कर दिया था। अंग्रेज अब ये समझ चुके थे कि गांधी का जादू उतर चुका है और गांधी की चरखा रेजिमेंट अब भारतीय युवाओं के विद्रोह को रोकने में असफल है। अगर भारत के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के विद्रोह शुरू कर दिए जाते तो अंग्रेज भारत में बुरी तरीके से घिर जाते और उन्हें भारत छोड़कर भागने का मौका भी नहीं मिलता। तब इस बात की ज्यादा संभावना थी कि भारत के सभी अंग्रेज होलसेल में कत्ल कर दिए जाते। तो बाहरी कारणों ने नौसेना विद्रोह को ट्रिगर किया और बॉम्बे नौसेना विद्रोह वह निर्णायक घटना थी जिसके बाद अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए बेताब हो गए थे। आइए अब ऐसे लोगों के बारे में बात करते हैं जिनको देश की आज़ादी का क्रेडिट तो बहुत मिला है, लेकिन उन्होंने वास्तव में किया कुछ नहीं था। गांधी का योगदान नकारात्मक था। गांधी का एक ही उद्देश्य था, जो युवा आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहते थे और ये मानते थे कि अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा। गांधी उन्हें इकट्ठा करके ये समझा रहे थे कि उन्हें अंग्रेजों पर हमला करने की जगह उनसे विनती करनी चाहिए और यदि बदले में अंग्रेज उन्हें चाटे मारते हैं तो सह लेना चाहिए। इस तरह गांधी ने लाखों युवाओं को महात्मा भगत सिंह और महात्मा चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पर चलने से रोका और उन्हें भजन गाने, चरखा चलाने, अनशन करने और अंग्रेजों से जूते खाने के लिए तैयार किया। इस वजह से आजादी आने में देरी हुई। तो मेरे विचार में गांधी का योगदान नकारात्मक था। ये हमारे पेड़ इतिहासकारों की जादूगरी है कि उन्होंने गांधी को आजादी की लड़ाई से जोड़ दिया, जबकि गांधी का आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। दरअसल गांधी तो अंग्रेजों के पाले में था, वो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था।
1947 में आरएसएस के कार्यकर्ताओं की संख्या अधिकतम 8 लाख थी और ये सभी कार्यकर्ता राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत थे। लेकिन आरएसएस ने आजादी की लड़ाई से खुद को अलग थलग रखा था। इस तरह देश के कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज निष्क्रिय पड़ी रही। यदि आरएसएस ने इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दी होती तो आरएसएस के कार्यकर्ता आसानी से अंग्रेजों को खदेड़ सकते थे। 1936 में महाराष्ट्र के राजा ने अपनी वसीयत में एक बड़ी राशि आरएसएस को दान दी थी, लेकिन साथ ही ये शर्त लगाई थी, इस राशि का प्रयोग आरएसएस के कार्यकर्ताओं को वेपन ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। वसीयत के अनुसार ये राशि उनके छोटे भाई हेडगेवार को भेज दी गई थी, लेकिन हेडगेवार ने खुद आरएसएस के कार्यकर्ताओं को वेपन ट्रेनिंग देने से मना कर दिया था। इस तरह आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। कांग्रेस का आम कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित था, लेकिन कांग्रेस का हेड निकम्मा और बिका हुआ था। जिन कार्यकर्ताओं को ये बात समझ आ जाती थी कि कांग्रेस टाइम पास कर रही है, वे कांग्रेस को छोड़ देते थे और अपने तरीके से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए काम करते थे। लेकिन बहुत कम कार्यकर्ता कांग्रेस की इस नीति को समझ पाए थे। तो आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के सभी मुख्य नेताओं का योगदान नकारात्मक था। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा हाथ था अडोल्फ हिटलर, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, महात्मा उधम सिंह जी और बॉम्बे नौसेना का विद्रोह। तो उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।